जायरो एक सीमिंगली एवरेज लड़का था जो मॉडर्न डे जापान में रहता था, लेकिन एक दिन उसे रियलाइज हुआ कि वो एनिमल से बात कर सकता है और उसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। प्राइमरी स्कूल में जो दूसरे लड़के उसे बुली करते थे उनसे वो अक्सर फाइट कर लेता था क्योंकि वो उसे किसी फ्रीक की तरह बुलाते थे, लेकिन जायरो उन लोगों से पीछे हटने वालों में से नहीं था और हर दूसरे दिन उनसे लड़ पड़ता था। एक दिन वो स्कूल की एक और फाइट के बाद घर वापस आया और अपने फैमिली डॉग नाची के पास बैठ गया। नाची ने प्यार से पूछा कि क्या वो फिर से फाइट करके आया है। जायरो ने जवाब दिया कि स्कूल के लड़के उसे फ्रीक बुलाते हैं, इसलिए उसके पास फाइट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। नाची शांत आवाज में उसे कहता है कि उनकी बातों को दिल पर मत लो, क्योंकि एक दिन उसे रियलाइज होगा कि उसके पास जो पावर है वो कितनी इनक्रेडिबल है। कई साल बीत जाते हैं और अब जायरो एक यंग स्ट्रॉन्ग जवान आदमी बन चुका है, लेकिन एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदली, बिना किसी खास रीजन के फाइट्स में पड़ जाने की उसकी आदत। वो ब्रिज के नीचे खड़े 3 हाई स्कूल पंक्स के पास जाता है। वो उसे वार्न करते हैं कि उनका सेंपाई डीमन लॉर्ड का हेड है, लेकिन जायरो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। नाक में उंगली करते हुए कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका सेंपाई बस एक यूजलेस प्रिक है और कुछ नहीं। ये सुनकर एक गून गुस्से में उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जायरो उसके लिए बहुत फास्ट होता है। वो आराम से अटैक डॉज करता है और उस आदमी को किक मारकर सीधा रिवर में गिरा देता है। बाकी के दोनों लड़के थोड़ा डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे निंजा मूव्स थे, लेकिन जायरो आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है और वो बाकी दोनों को भी टीज करना शुरू कर देता है, जिससे वो भी फाइट करने पर मजबूर हो जाते हैं। दोनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो जायरो को कोई मुकाबला नहीं कर पाते। जायरो उन्हें आसानी से हरा देता है और तीनों पिटकर और पूरे भीगकर वहाँ से भाग जाते हैं। अचानक जायरो को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी हेल्प के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है और जायरो मुड़कर देखता है कि एक क्रो और एक कैट उसकी तरफ चलकर आ रहे हैं। कैट दोबारा उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आजकल वो गूंस उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन कैट को जायरो की ज्यादा चिंता होती है क्योंकि हो सकता है कि वो गूंस बाद में उससे बदला लेने आ जाए। जायरो उनसे कहता है कि इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। इतना कहकर वो उनसे गुड बाय बोलता है और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसे अपने डैड वेट करते हुए मिलते हैं और वो तुरंत समझ जाते हैं कि जायरो फिर से फाइट करके आया है। वो उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे निंजा बनना इसलिए नहीं सिखाया था ताकि वो एक वर्थलेस पंक की तरह लोगों को पीटता फिरे। जायरो गुस्से में जवाब देता है कि आजकल किसी को निंजास की परवाह नहीं है और ये सब बस टाइम की बर्बादी है। ये सुनकर उसके डैड और गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उसकी तरफ थ्रोइंग स्पाइक्स फेंक देते हैं, जिन्हें जायरो तुरंत डॉज कर लेता है। उसके फादर एक कटारा निकालते हैं और बताते हैं कि ये उनके फैमिली का हेयरलूम है जो ईडो पीरियड से उनकी ब्लड लाइन में चलता आ रहा है। बैटलफील्ड में बहादुरी दिखाने के लिए उनके परिवार को ये स्वॉर्ड को शोगुन ने दिया था। वो जायरो से कहते हैं कि अब एडल्ट की तरह बिहेव करे, क्योंकि आगे चलकर उसे ही उनकी फैमिली लाइन को कंटिन्यू करना है। लेकिन जायरो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड बस एक हार्मलेस फेक है और कुछ नहीं। ये बात उसके डैड को और गुस्सा दिला देती है। वो स्वॉर्ड को शीश से बाहर निकाल लेते हैं, तैयार कि अपने बेटे को दिखाने के लिए ये कितनी रियल है, जबकि जायरो इधर उधर भागते हुए माफी मांगने लगता है। सब कुछ खत्म होने के बाद डैड जायरो को पूरा घर साफ करने पर मजबूर कर देते हैं और बताते हैं कि वो टाउन एसोसिएशन की मीटिंग में जा रहे हैं और रात देर से वापस आएंगे, इसलिए जायरो को सोने से पहले घर लॉक कर लेना चाहिए। जायरो धीरे से बोलता है कि वो कोई बच्चा नहीं है, तभी पहले वाला क्रो दोबारा आ जाता है और जोर से चिल्लाता है कि इमरजेंसी हो गई है। वो बताता है कि जंगल में एक कैट बहुत बुरी हालत में है। वो तुरंत जायरो को फॉरेस्ट के अंदर ले जाता है, जहाँ जायरो उस कैट को खून के तालाब में जमीन पर पड़े हुए देखता है। जायरो रियलाइज करता है कि कैट किसी तरह अभी भी जिंदा है और सोचता है कि आखिर इसकी ये हालत कैसे हुई। वो कैट को आवाज देता है और चेक करता है कि वो अभी भी जिंदा है या नहीं। तभी अचानक कैट की सोल के अंदर कुछ होता है, जैसे कोई डीमोनिक बींग अभी जाग उठी हो। जायरो कैट को घर ले आता है और उसकी ट्रीटमेंट करता है ताकि धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ वापस आ सके। आखिरकार वो अपनी आंखें खोल देता है। जायरो रूम में कैट फूड लेकर आता है और नोटिस करता है कि कैट सबसे डेंजरस स्टेज से बाहर आ चुका है और अब ठीक हो जाना चाहिए। वो कैट से उसका नाम पूछता है और कहता है कि स्ट्रे एनिमल्स के भी अपने नाम होते हैं। कैट सार्कास्टिकली जवाब देता है कि अगर वो अपने नाम बता भी दे तो ह्यूमंस इतने स्टूपिड हैं कि किसी और लैंग्वेज को समझ ही नहीं सकते। उसे बिना पता चले जायरो एनिमल्स की लैंग्वेज समझ सकता है और ये बात कैट को बुरी तरह डरा देती है। वो बेड के नीचे छुप जाता है और बाहर आने से मना कर देता है। जायरो उसे प्यार से बाहर आने के लिए मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि कैट शायद थोड़ा सरप्राइज हुआ होगा, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जायरो बिल्कुल हार्मलेस है। कैट किसी भी तरह की स्पेक्ट्रल एनर्जी फील करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। इसका मतलब जायरो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो एनिमल्स की लैंग्वेज कैसे समझ सकता
सकता है। आखिर में जायरो डिसाइड करता है कि कोई और तरीका ट्राई करे और अपना सीक्रेट वेपन निकालता है किटी ट्रीट। ज्यादा देर नहीं लगती और कैट बाहर आकर ट्रीट्स खाने लगता है, जबकि जायरो उसके पास बैठकर खुद से काफी खुश होता है। खाना खत्म करने के बाद कैट जायरो की तरफ देखकर कहता है कि वो कोई ऑर्डिनरी कैट नहीं है, बल्कि एक इमोर्टल है जिसका नाम रेगो है। लोग उन्हें मोनोनोक भी कहते हैं। जायरो कंफ्यूज हो जाता है, ये कैट आखिर क्या बकवास कर रहा है, लेकिन रेगो एक्सप्लेन करता है कि मोनोनोक्स मैजिकल बीइंग्स होते हैं जो अपनी मर्जी से ह्यूमन या एनिमल का शेप ले सकते हैं, और ज्यादातर ह्यूमंस को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता। उनमें से कुछ ह्यूमंस के बीच रहते हैं, जबकि कुछ माउंटेन्स या फॉरेस्ट में अकेला रहना पसंद करते हैं। जायरो पूछता है कि वो इंजर्ड कैसे हुआ। रेगो जवाब देता है कि उस पर एक दूसरे मोनोनोक ने अटैक किया था। जायरो पूछता है कि ये कैसे हुआ। रेगो कहता है कि उसे खुद भी ठीक से नहीं पता, बस इतना जानता है कि वो बहुत लंबे टाइम तक गहरी नींद में था। जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को पूरी तरह से घिरा हुआ पाया। वो लोग उसकी हेल्प चाहते थे, लेकिन रेगो ने मना कर दिया, इसलिए सबने मिलकर उस पर अटैक कर दिया और उसे मौत के करीब तक पीट दिया। जायरो पूछता है कि उसने उनकी हेल्प क्यों नहीं की, जबकि वो भी मोनोनोक्स ही थे। रेगो जवाब देता है कि वो ऐसे क्रीचर से नफरत करता है, ऐसा पैरासाइट जो अपनी वीकनेस को किसी और स्ट्रॉन्ग इंसान के पीछे छुपकर कवर करते हैं। ये बात जायरो के दिल को छू जाती है, जबकि रेगो कहता है कि शायद जायरो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जायरो मान लेता है कि इस वक्त ये सब उसके लिए बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेगो की बात पर बिलीव नहीं करेगा। वो कहता है कि वो खुद एनिमल से बात कर सकता है, जो पहले ही काफी वियर्ड बात है, इसलिए उसके लिए मोनोनोक जैसी अजीब चीज पर बिलीव करना इतना मुश्किल नहीं है। उसी शाम बाद में जायरो रेगो को अच्छे से नहलाता है ताकि वो पूरी तरह क्लीन हो जाए, और नोटिस करता है कि रेगो के सारे वुंड्स पहले ही कम्प्लीटली हील हो चुके हैं। वो कहता है कि अब उसे यकीन हो गया कि रेगो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी कैट नहीं है, क्योंकि पहले उसे लगा था कि कैट बस बकवास कर रही है, जैसे मरने के टाइम बहुत से लोग करते हैं। वो कहता है कि रेगो उसे उसके पुराने डॉग नाची की याद दिलाता है, भले ही दोनों पर्सनैलिटीज में कम्प्लीटली अपोजिट हैं, क्योंकि नाची एक बहुत ही अच्छा डॉग था। वो बताता है कि उस वक्त उसे अक्सर बुली किया जाता था और वो घर स्क्रैप्स और कट्स के साथ वापस आता था। नाची उसे कहता था कि उसकी हेल्प करे नहाने में, और ऐसा करते वक्त जायरो दिन भर की सारी बातें भूल जाता था और फिर से रिलैक्स हो जाता था। उस रात बाद में जायरो सोने चला जाता है और आधी रात के आसपास रेगो खिड़की पर चढ़कर जायरो को गुड बाय कहता है। वो कहता है कि उसकी जान बचाने का एहसान वो मानता है, लेकिन अब उसे यहाँ से जाना होगा। रेगो खिड़की से नीचे जंप करता है और रियलाइज करता है कि भले ही उसके वुंड्स हील हो गए हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अभी भी पहले जैसी नहीं हुई है। लेकिन उसके चलने से पहले ही जायरो उसके पीछे आ जाता है। जमाई लेते हुए पूछता है कि रेगो कहाँ जा रहा है। ये देखकर रेगो बुरी तरह डर जाता है और पूछता है कि वो इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गया, लेकिन जायरो इसका जवाब देने की परवाह नहीं करता और पूछता है कि रेगो इस हालत में आखिर कहाँ जाने का सोच रहा है। रेगो कहता है कि ये उसका कोई काम नहीं है, और जायरो जवाब देता है कि उसी ने तो उसकी जान बचाई है। रेगो कहता है कि उसने कभी बचाए जाने के लिए नहीं कहा था, जायरो ने ये सब अपनी मर्जी से किया था, और वैसे भी अगर वो जंगल में मर जाता तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जायरो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, और रेगो फिर से कहता है कि ये जायरो को कोई काम नहीं है। जायरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब तक उसे जवाब नहीं मिलता वो रेगो को जाने नहीं देगा, लेकिन इस बात से रेगो और गुस्सा हो जाता है। वो मुड़कर अपनी डेमोनिक एनर्जी रिलीज करता है। जायरो से कहता है कि बकवास बंद करे और वापस जाकर सो जाए, वरना वो उसकी विंड पाइप को अपना पर्सनल स्क्रैचिंग पोस्ट बना देगा। वो जायरो को कहता है कि ये मत भूलो कि वो एक मोनोनोक है, एक ह्यूमन ईटिंग स्पेक्टर, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके उससे दूर चला जाए। ये सुनकर जायरो शॉक हो जाता है और तभी एक और आवाज उन दोनों को इंटरप्ट करती है। जायरो मुड़कर देखता है और उनके यार्ड में एक बहुत ही बड़ा आदमी खड़ा होता है। रेगो रियलाइज करता है कि उसके भागने का मौका हाथ से निकल गया, जबकि जायरो उस बड़े आदमी की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे बिना परमिशन दूसरों के घर में घुसना पसंद है। वो आदमी कहता है कि जायरो अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि थोड़ी देर में वैसे भी वो उसका शिकार बनने वाला है। इतना कहकर वो अपना हाथ एक डेमोनिक आर्म में बदल देता है और जायरो को बीच से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रेगो जायरो को ड्रॉप किक मारकर उसके अटैक से बचा देता है और खुद फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है, जिससे वो बड़ा मोनोनोक उसका पीछे करने लगता है। जायरो इतना शॉक हो जाता है कि हिल भी नहीं पाता, जबकि रेगो पूरी कोशिश करता है उस बीच से बचकर भागने की। उसे पता है कि बस थोड़ी सी डिस्टेंस बना लेनी है, लेकिन अपनी इंजरीज की वजह से वो अभी भी अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है। वो बड़ा मोनोनोक उसे हवा में ही जोर से पटक कर जमीन पर गिरा देता है। मोनोनोक हंसकर रेगो से कहता है कि लेजेंडरी स्टार ऑफ डूम। रेगो से वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि चुपचाप उसके साथ चले, क्योंकि वो किसी फेलो मोनोनोक को मारना नहीं चाहता। रेगो गुस्से में अपनी डेमोनिक एनर्जी रिलीज करता है और कहता है कि उन सबको
को सिर्फ उसकी पावर्स चाहिए। तो अगर वो लोग अपनी जान देकर उन पावर्स की कीमत चुकाना चाहते हैं तो वो उसे वापस ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों डीमंस शोडाउन के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्लैश करने वाले होते हैं, जायरो अचानक अपनी स्वॉर्ड के साथ कहीं से आ जाता है और उस आदमी के हाथ पर स्लैश मार देता है, जिससे वो पीछे हट जाता है और उसका खून निकलने लगता है। रेगो शॉक होकर जायरो से पूछता है कि क्या उसे मरने का शौक है और उसे भागने के लिए कहता है। जायरो कहता है कि अगर रेगो अब मर गया तो उसने उसकी जान बचाने के लिए जो कुछ भी किया था सब बेकार हो जाएगा और वो ऐसा नहीं होने देगा। रेगो गुस्से में उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि ये बच्चों की स्ट्रीट फाइट नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो जायंट डीमन गुस्से में एक अजीब बिगफुट जैसे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो ह्यूज मॉन्स्टर हैरान हो जाता है कि जायरो उसके इतने बड़े साइज या इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरा कि वो एक ह्यूमन ईटिंग डीमन है, इसलिए वो सीधा जायरो पर अटैक करता है ताकि देख सके कि वो क्या कर सकता है। रेगो सोचता है कि अब जायरो का काम तमाम हो गया, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए जायरो बचकर निकलता है और स्वॉर्ड लेकर उस मॉन्स्टर के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन जायरो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉन्स्टर इतना फास्ट होगा। वो पल भर में जायरो के पीछे हवा में पहुंचकर अपनी उंगली से उसे छेद देता है, बिल्कुल सीख कबाब की तरह। जायरो खून उगलना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्वॉर्ड चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही फास्ट होता है और उस अटैक को भी आसानी से डॉज कर लेता है। जायरो अपने ही खून के तालाब में जमीन पर गिर जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखों से जिंदगी खत्म होने लगती है। रेगो उसके पास आता है पूरी तरह स्टंड और सोचता है कि जायरो कितना अजीब इंसान था। उसने बिना किसी वजह के एक मोनोनॉक की जान बचाई और एक ऐसे बीस को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया जो मौका मिलते ही उसे खा जाता। बिगफुट मॉन्स्टर जायरो पर हंसकर रेगो से कहता है कि शायद उसने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं है और उसे भूख लगी होगी, इसलिए वो ह्यूमन को खा ले और अपनी स्ट्रेंथ वापस पा ले ताकि दोनों की फाइट और मजेदार हो सके। रेगो गुस्से भरी आंखों के साथ मुड़ता है और मोनोनॉक से कहता है कि अपना मुंह बंद रखे। वो कहता है कि अब वो बहुत जल्द मरने वाला है। इतना कहकर वो सोचता है कि अगर वो जायरो को खा ले तो अपनी फुल स्ट्रेंथ वापस पा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद जो जायरो ने एक मोनोनॉक के लिए किया है, इसके बजाय रेगो अपनी सारी स्पेक्ट्रल पावर इकट्ठी करता है और उसे जायरो के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अपनी खुद की फॉर्म सेक्रीफाइस करके जायरो की जान बचा लेता है। मॉन्स्टर ये देखकर डर जाता है और चिल्लाकर रेगो से पूछता है कि उसने अपनी पावर एक ह्यूमन को कैसे दे दी, लेकिन रेगो उसे चुप रहने को कहता है और जायरो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। जायरो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन रेगो उससे कहता है कि अभी सिर्फ फाइट पर फोकस करे। जायरो मॉन्स्टर के लगातार अटैक्स डॉज करता रहता है, जबकि रेगो उसे अटैक के लिए रेडी होने को कहता है। जायरो कहता है कि वो उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन रेगो उसे कहता है कि टेंशन मत लो, बस सही वक्त पर मोनोनॉक को पंच मारना। जायरो उसकी बात पर बिलीव करता है और परफेक्ट टाइमिंग के साथ अटैक करता है। रेगो की पावर्स की वजह से वो मॉन्स्टर को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर देता है, उसे दो टुकड़ों में चीर देता है और वहीं उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन इससे पहले कि जायरो समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है, एक औरत उस पर नाइफ तान देती है और उसे हिलने से मना करती है। तभी एक आदमी सिगरेट पीते हुए सामने आता है और कहता है कि टेंशन मत लो, वो लोग मोनोनॉक्स नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ एस्पोनेज के ऑर्डिनरी सिविल सर्वेंट्स हैं। वो कहता है कि वो जायरो को कस्टडी में ले जा रहे हैं, लेकिन जायरो जवाब देने की कोशिश करता है और तुरंत वो औरत उसके सर के पीछे जोर से मार देती है, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। स्टॉर्म ट्रूपर्स की तरह ड्रेस्ड अप सोल्जर्स आपस में इस बात को लेकर बहस करना शुरू कर देते हैं कि जायरो की अनकॉन्शियस बॉडी को कौन हैंडल करेगा, क्योंकि वो उससे डरे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो किसी डिसीजन पर पहुंच पाते, जिस वुमेन ने जायरो पर नाइफ तान दिया था वो सिचुएशन को हैंडल करने का फैसला करती है और जायरो को उसकी टांग से घसीटने लगती है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई कारकेस हो जिसे उसने अभी अभी शूट किया हो। मीनवाइल जायरो अपने ड्रीम्स में खो गया होता है, जहां वो खुद को एक कम्प्लीटली व्हाइट एरिया में पाता है और रेगो को अपने सामने खड़ा देखता है। मिस्ट की तरह दिख रहा रेगो क्लेम करता है कि खुद जायरो के चेस्ट में एक बहुत बड़ा गैपिंग होल है और ये बात रेगो को कंफ्यूज कर देती है, जब तक वो नीचे देखकर खुद के चेस्ट में भी एक ह्यूज होल नहीं देख लेता। लेकिन इससे पहले कि वो इस बात को लेकर वरीड हो पाता, वो अपनी आंखें खोल देता है और खुद को एक हॉस्पिटल बेड पर पाता है, जिसके साथ उसके सर में हेडेक भी हो रहा होता है। वो बेड पर बैठता है और अपने चेस्ट को चेक करता है ताकि श्योर हो सके कि वहाँ कोई होल नहीं है। तभी एक आवाज उसे डरा देती है। जो लड़की उसे वापस लेकर आई थी वो उसके पास बैठी अपने फोन पर रील्स स्क्रॉल कर रही होती है और जायरो को बताती है कि वो एक दिन और आधे से भी ज्यादा टाइम सोया हुआ था और फिर अपना इंट्रोडक्शन इकाई के नाम से देती है। जायरो इससे पहले कि और क्वेश्चन पूछ पाता, वो सीधा अपने सुपीरियर को कॉल करती है और इन्फॉर्म करती है कि जायरो होश में आ गया है और कन्वर्सेशन करने के लिए इनफ अवेयर लग रहा है। तभी उसका ध्यान एक ब्लैक मिस्ट की तरफ चला जाता है जो जायरो के अंदर से बाहर निकलती है और उसके हेड के ऊपर एक कैट
हेड का शेप ले लेती है। गायरो रेगो को उसके हेड पर बैठने से अनॉयड हो जाता है और दोनों एक बार फिर बिकरिंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि लड़की दोनों को काम करने की कोशिश करती है और कहती है कि एक हॉस्पिटल है। थोड़ी देर बाद सीनियर हॉस्पिटल रूम में एंटर करता है और फाइनली दोनों को काम करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो गायरो से कहता है कि वो एक टफ बॉय है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल आदमी उस सब के बाद सरवाइव नहीं कर पाता जो गायरो ने झेला है। इसके साथ ही वो रेगो की तरफ मुड़ता है जो एक डार्क स्पिरिट जैसा दिखता है और उससे पूछता है कि वो कैसा फील कर रहा है, लेकिन रेगो इन लोगों को लेकर काफी ज्यादा स्केप्टिकल होता है और उस आदमी से कहता है कि अगर वो अपनी जान की परवाह करता है तो अपने काम से मतलब रखे। वो आदमी रियलाइज करता है कि रेगो उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा केयरफुल है और उस पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगता है कि रेगो का कोई ट्रू हार्म करने का इंटेंशन नहीं है। उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए वो आदमी फॉर्मल इंट्रोडक्शन का एक राउंड करने का डिसाइड करता है और अपना इंट्रोडक्शन ब्यूरो ऑफ एस्पोनेज के शिवा के रूप में देता है। गायरो बीच में बोल पड़ता है और क्लेम करता है कि वो जानता है कि शिवा किसके लिए काम करता है, क्योंकि वो ये बात पहले ही बता चुका है। अभी गायरो जो जानना चाहता है वो ये है कि उन्हें इन लोगों ने अपने पास क्यों लिया। शिवा ये देखकर सरप्राइज होता है कि सर पर बम लगने के बाद भी गायरो को वो सब याद है। वो गायरो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो ओनिवावन नाम के किसी ग्रुप के बारे में कुछ जानता है। गायरो आईब्रो रेस करता है क्योंकि उसने अपने डैड को उनके बारे में बात करते हुए सुना था और रिप्लाई करता है कि वो जानता है कि वो ईडो शोगुनेट के दौरान एग्जिट करते थे और वो अंडरकवर एजेंट थे जिन्हें खुद शोगुन ने सेलेक्ट किया था। शिवा ऑनेस्टली सरप्राइज होता है कि गायरो को ये सब पता है और रिप्लाई करता है कि उनका जॉब ईडो पीरियड के साथ खत्म नहीं हुआ था, इनफैक्ट उन्हें टाइम के साथ आगे कैरी किया गया, इवन इस मॉडर्न डे तक जहां वो ब्यूरो ऑफ एस्पोनेज के नाम से नोन है। वो क्लेम करता है कि अपनी कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस फाइंड करना उनका ब्रेड और बटर है और ज्यादातर उनका जॉब मोनोनोक को फाइंड करके डिस्ट्रॉय करना भी है। वो कंटिन्यू करता है कि मोनोनोक्स रेयरली कोई बिग इंसिडेंट क्रिएट करते हैं और बड़े इंसिडेंट जनरली ह्यूमंस खुद कॉज करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जॉब वीआईपीस को गार्ड करने और डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन करने के अराउंड रिवॉल्व करता है। शिवा क्लेम करता है कि उसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मोनोनोक्स पर फोकस करता है, जिसका मतलब है कि यूजुअली उसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन रिसेंटली उनकी फैसिलिटी पर मोनोनोक्स के एक गैंग ने अटैक किया था, जबकि वही रेगो जो अब गायरो के बॉडी के अंदर था फैसिलिटी में सील्ड अप था। गायरो रियलाइज करता है कि यही वो बात है जो रेगो का मतलब था जब उसने क्लेम किया था कि वो एक डीप स्लम्बर में था और उसे एब्रप्टली वोकन अप कर दिया गया था। इसके साथ शिवा क्लेम करता है कि अब क्वेश्चन पूछने की उसकी बारी है और पूछता है कि एग्जैक्टली गायरो के अंदर रेगो कैसे आ गया। गायरो ने पूरी स्टोरी बताता है और लड़की इकाई बियॉन्ड शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है कि गायरो कितना स्टूपिड हो सकता है जो ऐसे बिजनेस में अपनी नाक घुसा रहा था जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था और फिर ऊपर से एक मोनोनोक को सेव करने की कोशिश भी कर रहा था। गायरो स्नैप बैक करता है और उसे अपना माउथ शट करने के लिए कहता है क्योंकि वो वहाँ थी ही नहीं और सिचुएशन को नहीं जानती। शिवा उनकी फाइट को ब्रेक करता है और गायरो से कहता है कि शायद वो ये ऑलरेडी जानता होगा, लेकिन रेगो का उसके साथ फ्यूजन परमानेंट हो सकता है और शायद उन दोनों को उनकी नॉर्मल स्टेट में वापस लाने का कोई वे ना हो, लेकिन साथ ही उन्हें ये ट्राई करना होगा कि वो देख सके कि वो क्या कर सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सके। मोर ओवर वो जानते हैं कि मोनोनोक्स का वो गैंग रेगो को चाहता था, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों, इसलिए बीरो फिलहाल गायरो को अपनी प्रोटेक्शन में रखेगा। गायरो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन शिवा क्लेम करता है कि उसके पास रियली ज्यादा चॉइस नहीं है क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एक मिसिंग पर्सन कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। वो क्लेम करता है कि नेक्स्ट डे गायरो को एक डिफरेंट फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वार्न करता है कि हॉस्पिटल में मल्टीपल गार्ड्स हैं, इसलिए एस्केप करने की कोशिश करना कम्प्लीटली यूजलेस होगा। गायरो अपने हॉस्पिटल रूम के अंदर बिल्कुल अकेला बैठा होता है, अपने दिमाग से कम्प्लीटली बोर्ड, और सोच रहा होता है कि क्या वो हमेशा इसी तरह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में स्टक रहेगा। रेगो हंसता है और क्लेम करता है कि उसने गायरो को इन्वॉल्व न होने की वार्निंग दी थी, लेकिन गायरो ने उसकी बात नहीं सुनी। वो क्लेम करता है कि ब्यूरो ही वो लोग हैं जिन्होंने उसे सील करके रखा था, इसलिए वो गायरो को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करने वाले, और मोर ओवर वो मोनोनोक्स जो रेगो की पावर का यूज करना चाहते थे वो अभी भी बाहर है और वो अपने हाथ बांध कर नहीं बैठेंगे और श्योरली गायरो तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। रेगो के बात पूरी करने से पहले ही गायरो टेंट्रम थ्रो करना शुरू कर देता है और बेड से उठ जाता है और रेगो से रेडी रहने के लिए कहता है क्योंकि वो यहाँ से ब्रेकआउट करने वाले हैं। वो क्लेम करता है कि वो चुपचाप बैठकर किसी और को ये डिक्टेट नहीं करने वाला कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। रेगो क्लेम करता है कि रूम के बाहर गार्ड्स वेट कर रहे हैं और वो गायरो को एक और मैच से बाहर निकालने में हेल्प नहीं करने वाला जो उसने खुद क्रिएट किया है। गायरो क्लेम करता है कि वो सब कुछ खुद मैनेज कर लेगा और विंडो के बाहर बैठे क्रोस की तरफ देखता है। रूम के बाहर दो स्पेशल एजेंट्स हर चीज पर नजर रखने के लिए पोस्टेड होते हैं, तभी अचानक उन्हें अंदर से काफी रुकस की आवाज
आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो डोर खोलते हैं, लेकिन गायरो के कमांड पर क्रोस का एक ग्रुप उन पर अटैक कर देता है। गायरो उनके पास से भागकर निकल जाता है और हॉस्पिटल से बाहर एस्केप करके अपनी फ्रीडम में आ जाता है। जब तक सनसेट हो रहा होता है तब तक वो हॉस्पिटल से थोड़ी डिस्टेंस पर एक ब्रिज पर पहुंच चुका होता है। वो क्रोस को उनकी हेल्प के लिए थैंक करता है और उनकी हेल्प के बदले स्नैक से भरा हुआ एक प्लास्टिक बैग उन्हें दे देता है। इसके साथ गायरो अपने डैड को ढूंढने के लिए अपने घर वापस जाता है, लेकिन उसके डैड खुद उसे घर के बिल्कुल बाहर ढूंढ लेते हैं। गायरो एक एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड कोई रिस्पॉन्स नहीं देते और उसे फॉलो करने के लिए कहते हैं। गायरो अपने डैड के पीछे चलता है, जो उसे एक एम्प्टी ग्राउंड पर ले जाते हैं। और जब गायरो पूछता है कि आखिर वो उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, तो उसके फेस पर एक पंच पड़ता है जो उसे हवा में उड़ाते हुए ग्राउंड पर गिरा देता है। गायरो 2 दिन तक मिसिंग रहने के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन उसके फादर क्लेम करते हैं कि शिवा ने उन्हें सब कुछ बता दिया है और ये भी कि ब्यूरो ऑफ एस्पोनेज ने उसे ले लिया था। वो क्लेम करते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका खुद का बेटा एक मोनोनॉक के साथ मर्ज्ड अप है। गायरो सरप्राइज्ड होता है और पूछता है कि आखिर उन्हें ये सब कैसे पता है, और उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो खुद भी एक टाइम पर ब्यूरो ऑफ एस्पोनेज के मेंबर रह चुके हैं। अचानक रेगो गायरो के अंदर से अपने स्पेक्ट्रल फॉर्म में बाहर आ जाता है और क्लेम करता है कि उसे ओल्ड मैन के बारे में और उसके डेडली इंटेंट को लेकर वैसे भी कुछ वियर्ड फील हो रहा था, और अब उसे पता चल गया है कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था। ओल्ड मैन रिप्लाई करता है कि वो ब्यूरो या किसी मोनोनॉक को गायरो को एक्सप्लॉइट करने नहीं देगा, इसलिए वो गायरो और रेगो को किल करने वाला है और उसके बाद खुद की लाइफ भी एंड कर लेगा। इसके साथ ही वो पावर अप करना शुरू कर देता है, जबकि गायरो को समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करे। उसका फादर सडनली मोशन में एक्सप्लोड करता है और एक एक्स किक लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन गायरो डॉज करके साइड में हट जाता है। लेकिन ये इनफ नहीं था, क्योंकि ओल्ड मैन डिस्टेंस क्लोज कर लेता है इससे पहले कि गायरो रिएक्ट कर पाता, और पंचेस का एक कॉम्बो लैंड करता है जिसे गायरो ब्लॉक नहीं कर पाता। वो फिर से ग्राउंड पर गिर जाता है और उसके माउथ से ब्लड निकल रहा होता है और वो हार्ट ब्रीथिंग कर रहा होता है। तब ओल्ड मैन क्लेम करता है कि वो गायरो को सेल्फ डिफेंस के लिए इनफ सिखाने में एबल था, और फिर भी उसे एक फुल फ्लेज वॉरियर बनने के लिए ट्रेन करना बाकी था, लेकिन अब वो ड्रीम सिर्फ एक ड्रीम ही रह जाएगा। इसके साथ ही वो मोशन में एक्सप्लोड करता है और गायरो को फिनिश ऑफ करने के लिए जंप करता है, लेकिन रेगो इंटरवीन करता है और अपने स्पेक्ट्रल क्लॉ का यूज करके अटैक को ब्लॉक करता है और ओल्ड मैन को पीछे पुश करता है। वो गायरो से कहता है कि ओल्ड मैन एक्चुअली उसे किल करने की इंटेंशन रखता है, इसलिए उसे अभी से सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन गायरो पिस्ड ऑफ हो जाता है और रेगो से कहता है कि जब तक वो खुद ना कहे तब तक वो बाहर ना आए। वो उस टाइम के बारे में सोचता है जब वो यंग था और एक किटिन को सेव करने के लिए ट्री पर चढ़ जाता था, लेकिन उसे नीचे आना नहीं आता था। उसका फादर हमेशा वहाँ होता था ताकि अगर थिंग्स वरी हो जाएं तो वो उसे कैच कर सके। उसे इस बात के लिए कॉल किया जाता था, लेकिन उसका फादर हमेशा वहाँ होता था। ओल्ड मैन उसे मेनेसिंगली देखता है और क्लेम करता है कि सालों तक उसने शेडो रेल्म में अपने फेलो मैन और मोनोनॉक के अगेंस्ट फाइट किया, एक ऐसा रेल्म जो खुद हेल है, और उसने अपनी तरफ से सब कुछ किया ताकि गायरो को उस सबसे दूर रखा जा सके। लेकिन गायरो ने उन चीजों में मेडल करके उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है जिन चीजों से उसे दूर रहना चाहिए था। गायरो स्माइल करता है और क्लेम करता है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है और प्रॉमिस करता है कि वो इस सिचुएशन से खुद ही बाहर निकलेगा। ओल्ड मैन पिस्ड हो जाता है और उसकी तरफ पंच लैंड करने के लिए रश करता है, लेकिन डॉज करने के बजाय गायरो उस पंच को हेडबट करता है ताकि उसकी मोमेंटम को स्लो डाउन कर सके, लेकिन ओल्ड मैन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और गायरो को पीछे थ्रो कर देता है। थैंकफुली गायरो मिड एयर अपना बैलेंस रिगेन कर लेता है और एक बार फिर खड़ा हो जाता है। उसके फोरहेड से ब्लड नीचे बह रहा होता है। ओल्ड मैन रियलाइज करता है कि गायरो मरने की सिचुएशन में भी बैक डाउन नहीं करेगा और डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है और क्लेम करता है कि रिजर्व की कमी उसमें खुद है, और इसके बाद ग्राउंड से वॉक ऑफ कर जाता है। रात होने तक गायरो वापस अपने हॉट टब में होता है और सोक एंजॉय कर रहा होता है। तब रेगो उसे कहता है कि इतनी ईगरली डेथ स्टोर की तरफ भागकर ना जाया करे, क्योंकि फिर रेगो का उसकी लाइफ सेव करना कम्प्लीटली मीनिंगलेस हो जाएगा। गायरो स्माइल करता है और रेगो को अपना पार्टनर कहता है, क्लेम करते हुए कि अब वो दोनों इसमें साथ हैं। मीनवाइल ओल्ड मैन को शिवा का कॉल आता है जो उसे थैंक करता है और क्लेम करता है कि जब गायरो हॉस्पिटल से एस्केप हुआ था तो वो वरीड हो गए थे, लेकिन अगर वो अपने होम पर है तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। वो क्लेम करता है कि कल वो एक कार भेजने वाले हैं ताकि गायरो को पिक किया जा सके, क्योंकि अब वो उनमें से एक होने वाला है और ऐसा पर्सन है जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। अगली सुबह वो जल्दी उठ जाता है और अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर देता है, जबकि रेगो उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। दूसरी तरफ गायरो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, जैसे वो चीजों को अच्छी तरह सोचने की ज्यादा परवाह करता हो, लेकिन रेगो उसे वार्न करता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये लोग एक्चुअली कौन है, और अब जब उसके पास रेगो की पावर्स भी हैं तो वो वन ऑफ अ काइंड है और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये लोग
लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। गायरो स्मग करता है और पूछता है कि क्या रेगो उसके लिए सॉफ्ट स्पॉट डेवलप कर रहा है, लेकिन रेगो तुरंत उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। जब तक वो अपना सारा सामान पैक करके नीचे अपने डैड से मिलने जाता है, इकाई आ जाती है पूरी तरह अनर्ड नजर आते हुए। वो क्लेम करते हैं कि वो उसकी गार्ड और चैपरॉन है, ताकि ये इंश्योर कर सके कि वो भाग जाने जैसे कोई इडियोटिक हरकत ना करे। वो उसे दिखाती है कि कंपनी का ट्रक बाहर वेट कर रहा है और वो उसके साथ बैक में राइड करेगा। गायरो इस बात से अनर्ड होता है कि वो उसे ऐसे देख रही है जैसे वो कोई इंसेक्ट हो, और इकाई के साथ जाने से पहले अपने ओल्ड मैन को गुड बाय कहने के लिए टर्न करता है। उसका डैड उसे कहता है कि मरना मत, और गायरो उससे कहता है कि उसे मारना इतना इजी नहीं है। फिर अपना घर छोड़कर अपनी न्यू जर्नी शुरू करने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो ट्रक के अंदर बैठते हैं और ट्रक मूव करना शुरू करता है, इकाई गायरो के हाथों में हैंडकफ्स लगा देती है। इससे गायरो सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि आखिर हेल उसे प्रिजनर की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। इकाई जोर से चिल्लाती है कि आखिर उसे इस इडियट को एस्कॉर्ट करने की जॉब क्यों मिला, और क्लेम करती है कि गायरो खुद को प्रिजनर इसलिए फील कर रहा है क्योंकि वो बेसिकली एक प्रिजनर ही है। गायरो कंफ्यूज होता है और पूछता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। इकाई रिप्लाई करती है कि ब्यूरो एक ऐसी एजेंसी है जो मोनोनोक के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बनाई गई है, और राइट नाउ गायरो हाफ ह्यूमन और हाफ मोनोनोक है, इसलिए टेक्निकली उनके लिए वो और कुछ नहीं बल्कि एक प्रिजनर मोनोनोक है। वो क्लेम करती है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हायर अप्स को उसमें ऐसा क्या दिखता है कि वो उस पर इतने सारे रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने वर्क को बहुत सीरियसली लेती है और जो भी करना जरूरी होगा वो सब कुछ वैसे ही करेगी। गायरो उसकी तरफ देखता है और क्लेम करता है कि वो सिर्फ इसलिए उसके साथ नाइस हो रहा है क्योंकि वो एक लड़की है, और अगर वो एक लड़का होती तो वो अब तक उससे डील कर चुका होता। ये बात उसे इनरेज कर देती है और वो उसके फेस के बिल्कुल पास ट्रक की वॉल पर पंच मार देती है, जिससे वॉल में डेंट पड़ जाता है और गायरो की हालत खराब हो जाती है। वो उसे बताती है कि दो चीजें हैं जिसे वो सबसे ज्यादा हेट करती है, नंबर 1 है मोनोनोक्स और नंबर 2 है गायरो जैसे सेक्स स्प्रिंग्स। वो उसे कहती है कि उसके लिए गायरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसके लिए बेटर होगा कि वो अपना डैम बेस माउथ शट रखे ताकि वो पीसफुली अपना वर्क कर सके। तभी रेगो गायरो के पास अपेयर हो जाता है और गर्ल से अपना ट्रैप शट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो नैप लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन क्लियरली वो दोनों उसे कोई स्लीप नहीं लेने देने वाले। वो लड़की की तरफ देखता है और क्लेम करता है कि अगर ब्यूरो ने उन्हें खुद गार्ड करने के लिए सिर्फ एक गर्ल को भेजा है तो ब्यूरो के पास जरूर बहुत कम स्टाफ होगा। इकाई डिस्कस के साथ उसकी तरफ देखती है और कहती है कि वो डर्टी मोनोनोक से बात नहीं करती, लेकिन रेगो कंटिन्यू करता है और क्लेम करता है कि राइट नाउ उसके पास डील करने के लिए और भी इश्यूज हैं। मीनवाइल ट्रक को ड्राइव कर रहे दोनों ड्राइवर एक ऐसे एरिया में एंटर करना शुरू कर देते हैं जो थिक फॉग से कवर्ड लग रहा होता है। उनमें से एक वंडर करता है कि यहाँ इतनी मिस्ट क्यों है, लेकिन ड्राइवर क्लेम करता है कि वो एक माउंटेन की तरफ जा रहे हैं और मिस्ट वहीं से आ रही होगी। अचानक ड्राइवर फॉग के अंदर रोड के बीच किसी को खड़ा देखता है। वो अपने पास बैठे दूसरे गाय को बताने के लिए टर्न करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हेड टर्न करता है वो देखता है कि वियर्ड ग्लासेस वाला एक मैन ट्रक के बैक के अंदर उसके फ्रेंड के बॉडी से हेड को उतार चुका है। अचानक उन्हें एक स्क्रीम और एक लाउड जॉल्ट सुनाई देती है जो उन्हें कम्प्लीटली इधर उधर गिरा देता है, जबकि लाइट फ्लिकर करना शुरू कर देती है। इकाई रियलाइज करती है कि कुछ बहुत ही हॉरिबली रॉन्ग हुआ है। वो उठती है और गायरो से ट्रक के अंदर स्टे करने के लिए कहती है, जबकि वो बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करने वाली होती है। गायरो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो डोर शट कर देती है और बाहर क्लाइम कर जाती है। वो अराउंड देखती है और रियलाइज करती है कि वो स्पेक्ट्रल मिस्ट जोन में एंटर कर चुके हैं। वो सोचने ही वाली होती है कि आखिर उससे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई, तभी सडनली उसे पीछे से एक वॉइस सुनाई देती है और वो वियर्ड ग्लासेस वाले मैन को एक जाइंट मैन लुकिंग क्रीचर के ऊपर बैठा देखती है जो दोनों ड्राइवर्स को डिवोर कर रहा होता है। वो क्लेम करता है कि वो इस मिशन के लिए प्रेटी एक्साइटेड था और ब्यूरो के अगेंस्ट कुछ गुड एक्शन मिलने की होप कर रहा था, लेकिन उसे मिले सिर्फ दो यूजलेस ड्राइवर्स और एक गार्ड, वो भी एक फीमेल। इकाया अनर्ड हो जाती है और मम्बल करती है कि सारे मैन मिसोजिनिस्ट और सेक्सिस्ट प्रिक्स होते हैं। फिर अपनी वॉच पर टैप करती है और अपनी बैटल यूनिफॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो ऑनेस्टली उसके नॉर्मल लुक से ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखता। ग्लासेस वाला बॉय फाइनली एक्साइटेड हो जाता है और जाइंट इडियट से कहता है कि मोरन की तरह च्युइंग करना बंद करे क्योंकि उन्हें फिर से फाइट करनी है। अचानक मिस्ट एक बार फिर उन्हें कवर कर लेती है और वो दोनों अपने मोनोनोक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इका इमीडिएटली अपनी गन निकालती है और ऐसा शूटिंग कर देती है जैसे वो किसी अमेरिकन हाई स्कूल में हो, लेकिन जाइंट पर इसका जरा भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो सिंपली अपने आर्म से सब कुछ ब्लॉक कर देता है। मीनवाइल दूसरा गाय इस डिस्ट्रैक्शन का यूज करता है और उस पर पीछे से अटैक करता है। वो अटैक को डॉज करने में मैनेज कर लेती है लेकिन उसका बॉडी जाइंट की तरफ थ्रो हो जाता है, इसलिए वो क्विकली अपना नाइफ निकालती है और जाइंट की फिस्ट में स्टैप कर देती है, बेयरली खुद को सेव करते हुए, जबकि वो साथ ही उससे स्लैश करने की कोशिश भी करती है। वो वापस अपनी फीट पर लैंड करती है और रियलाइज करती है कि ये इजी नहीं होने वाला
वाला, क्योंकि वो दो मोनोनोक्स के अगेंस्ट है और दोनों के पास अपनी अपनी स्पेशल एबिलिटीज हैं। वो रियलाइज करती है कि जायंट एक इडियट है और रियली अपने ब्रेन का यूज नहीं करता, लेकिन वो रॉक की तरह हार्ड है। मीनवाइल थिनर वाला इस ऑपरेशन का ब्रेन है, लेकिन जब वो ये सब सोच ही रही होती है तब थिनर मोनोनोक उसके पीछे अपेयर होता है और उसे सीधा ट्रक में घुसा देता है। ट्रक के अंदर गायरो को इकाई की ट्रक से टकराने की थॉट फील होती है और वो वंडर करता है कि बाहर क्या हो रहा है। ड्रैगो क्लेम करता है कि उन पर मोनोनोक अटैक कर रहे हैं। वो कंटिन्यू करता है कि जब गायरो उस गर्ल के साथ यैपिंग कर रहा था तब ड्रैगो ने सेंस कर लिया था कि वो लोग एक स्पेक्ट्रल जोन में एंटर कर चुके हैं। गायरो को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ड्रैगो उसे सिंपल करके बताता है कि स्पेक्ट्रल जोन बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो ह्यूमन डायमेंशन से सेपरेटेड है और मोनोनोक का रियल्म है। गायरो अभी भी ये नहीं समझता, लेकिन ड्रैगो से कहता है कि वो उसकी कफ्स तोड़ने में हेल्प करे ताकि वो बाहर जाकर गर्ल की हेल्प कर सके। ड्रैगो उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये हैंडकफ्स स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं और स्पेक्ट्रल एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कर सकता। गायरो पिस्ड हो जाता है और क्लेम करता है कि फिर वो इकाई से उन्हें खुलवाएगा, लेकिन ड्रैगो क्लेम करता है कि उन्हें बस ब्यूरो और मोनोनोक को आपस में फाइट करने देना चाहिए और खुद यहाँ से स्क्रैम कर जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए गायरो सिर्फ एक पीस ऑफ मीट है जिसे यूज और एक्सपेरिमेंट किया जाना है, तो फिर वो इसमें क्यों इन्वॉल्व हो। गायरो क्लेम करता है कि बाहर एक पर्सन उनकी सेफ्टी के लिए फाइट कर रहा है और अगर वो अंदर बैठकर अपना थंब दिखाता रहे और कुछ भी ना करके वेट करता रहे तो वो खुद को मैन नहीं कह सकता। तभी जायंट के ट्रक के बैक पर पंच मारने से कन्वर्सेशन इंटरप्ट हो जाती है। ट्रक दो पीस में स्प्लिट हो जाता है जिससे गायरो हवा में दूर जाकर गिरता है। ट्रक के टॉप पर खड़ा थिन मोनोनोक गायरो की तरफ देखता है और क्लेम करता है कि किसी वजह से उसे गायरो को जिंदा वापस लाने के लिए कहा गया था, लेकिन ऑनेस्टली उसे इस बात की ज्यादा केयर नहीं है। फिर भी वो गायरो को 10 सेकंड देता है डिसीजन लेने के लिए कि क्या वो पीसफुली सरेंडर करेगा या उनका फूड बनेगा। गायरो इमीडिएटली इकाई की तरफ टर्न करता है और उसे कहता है कि उसे अनटाई करे, लेकिन इकाई रिफ्यूज कर देती है। गायरो एंग्री हो जाता है और उसे इंसेन कहता है, लेकिन थिनर मोनोनोक क्लेम करता है कि 10 सेकंड खत्म हो गए हैं और अब उसे खाया जाएगा चाहे उसे पसंद हो या नहीं। गायरो फिर से इकाई से कहता है कि उसे इन कप से बाहर निकाले और ये टेंस सिचुएशन उसे उसकी चाइल्डहुड की याद दिला देती है, अपनी मदर के फ्यूनरल पर जो ब्यूरो के लिए मोनोनोक के अगेंस्ट लोगों को डिफेंड करते हुए मर गई थी। वो याद करती है कि उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वो उसी दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट करेगी और अपने फादर और मदर दोनों को प्राउड फील कराएगी। इकाई अपनी मेमोरीज से स्नैप आउट करती है जब वो उसे बताता है कि वो जानता है कि वो अपनी ड्यूटी परफेक्टली करना चाहती है और अभी इसका मतलब है कि उसे उसकी कब से फ्री करना। जैसे ही जाइंट दोबारा अटैक करने वाला होता है, इकाई एक डीप ब्रीथ लेती है और उसके हैंडकफ कट कर देती है जिससे उसकी सारी पावर रिलीज हो जाती है। गायरो इमीडिएटली हवा में जंप करता है और ड्रैगो की पावर्स के साथ मिलकर इतना पावरफुल पंच डिलीवर करता है कि फैटी कंप्लीटली अर्थ से इवेपोरेट हो जाता है। थिन ब्लॉक उसकी पावर देखकर शॉक्ड रह जाता है और इकाई इसका एडवांटेज लेती है, उसके पीछे अपियर होती है और अपनी ब्लेड से उसे पीसेस में स्लैश कर देती है। गायरो वापस खड़ा होता है, इकाई से कहता है कि उसने उनके लिए फाइट की और उसने उसकी हेल्प करने के लिए फाइट की, इसलिए अब दोनों इवन हैं। इकाई उसे थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखती है और क्लेम करती है कि अब ट्रक खत्म है तो उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं और बाकी का रास्ता वॉक करके ही जाना पड़ेगा। उन्हें हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने में पूरा एक दिन लग जाता है। अगली सुबह गायरो पियर के पास उठता है और ब्रश करना शुरू करता है, जबकि वो सोच रहा होता है कि सिर्फ एक वीक के अंदर उसके साथ कितनी सारी चीजें हो चुकी हैं। उसने मोनोनोक्स के एक्सिस्टेंस के बारे में जाना, 2 बार उनके अटैक का सामना किया और अब वो यहाँ है। उसके थॉट्स को शिवा इंटरप्ट करता है जो पूछता है कि गायरो को यहाँ कैसा लग रहा है। गायरो क्लेम करता है कि उसे एक सिंगल मोमेंट भी खुद के लिए नहीं मिला क्योंकि उस पर हमेशा मॉनिटरिंग रखी जा रही है, लेकिन शिवा क्लेम करता है कि ये उसकी सेफ्टी और ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी के लिए है। वो क्लेम करता है कि ये सेकंड स्क्वाड का हेडक्वार्टर्स है जिसमें वो भी एक एजेंट के रूप में काम करना स्टार्ट करेगा और उनके ग्रुप का नाम ब्लैक टॉर्च होने वाला है। गायरो को इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और शिवा वंडर करता है कि उसे टीम के साथ काम करने के लिए कैसे कन्विंस किया जाए। अचानक एक कार वहां आकर रुकती है और एक यंग वुमेन उसमें से बाहर निकलती है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। शिवा उसका इंट्रोडक्शन असिस्टेंट चीफ हाना के नाम से कराता है और उसके साथ एक और डेस्परेट यंग मैन जो रफली गायरो की एज का है कार से बाहर निकलता है। वो हाना के लिए सिंपरिंग करता है और बात करता है कि वो कितनी अमेजिंग है। शिवा क्लेम करता है कि उस डिस्पो का नाम रे है, वो भी एक रुकी है जो उनके साथ ज्वाइन कर रहा है, लेकिन वो इकाई की तरह एक नोटेबल स्पाई फैमिली से बिलोंग करता है। गायरो इमीडिएटली उसके लुक को पसंद नहीं करता। वेयर हाउस के अंदर जाने के बाद रे इकाई के पास जाता है और उसे ब्यूटीफुल कहता है जिससे वो ब्लश करने लगती है, जबकि वो गायरो को डिस्कस के साथ देखता है और पूछता है कि आखिर उसके जैसे नो वन को उसकी यूनिट में कैसे एंट्री मिल गई। गायरो खड़ा हो जाता है और सिचुएशन हीट अप होने लगती है। तब शिवा उनसे कहता है कि ये परफेक्ट टाइम है और दोनों के बीच एक फाइट ऑर्गेनाइज करता
होता है। वो वेयर हाउस के बाहर जाते हैं और शोडाउन के लिए रेडी होते हैं ताकि प्रूव कर सकें कि ग्रुप का रियल मैन कौन है।